Good morning, class 6 students. Today I am going to start chapter number 4 in civics. In I think 2 days ago I sent you the syllabus of your PD2. In the civics, chapter number 4 and 5 is in your course. So this is very easy topic, both 4 and 5. These both topic are very easy to learn and easy to understand. So don't be worried about your syllabus. आपको अपने सिलेबस के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। जितना सिलेबस होगा बेटा आपका, सिर्फ उसी में से ही आपके PD2 का टेस्ट आएगा। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सर ने चैप्टर नंबर 5 दे दिया है और उसको पढ़ाया नहीं है। अगर हम वो नहीं पढ़ा पाएंगे एग्ज़ाम से पहले, तो आपको हम वो बिल्कुल भी टेस्ट में नहीं देंगे। चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे सिविक्स में हो। अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी आपकी, मतलब जो चीज़ उसमें नहीं पढ़ाई होगी, वो हम बिल्कुल नहीं देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो 4 और 5 बहुत इजी है सिविक्स में, तो मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब ये है कि कोई जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, डेमोक्रेटिक मतलब वो गवर्नमेंट जिसमें लोग वोट दे के सरकार को बनाते हैं, उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो की एलिमेंट का मतलब है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे क्या क्या तत्व होते हैं, ऐसे क्या क्या बातें होती हैं जो उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती हैं। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आप देखते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। हर कोई हिस्सेदारी लेता है, वोट देता है बढ़ चढ़ के। रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका रेजोल्यूशन, यानी उनको सुलझाना। और इक्वलिटी की बात होती है, वहाँ पे बराबरी की बात होती है, जस्टिस की बात होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की यही सारी खासियत है। सबको बराबरी से लेके चले, सबको न्याय दे, सब झगड़ों को सुलझाए, भागीदारी बने लोगों की कैसे बनती है बेटा? सारी सोसाइटी के लोग उसमें ऐड हों, सारे लोग वोट दें, सारे लोग गवर्नमेंट को वोट दे के चुने और अपने जो काम है उनके लिए नेताओं से सवाल करें। यहाँ पे एक छोटी सी कहानियाँ दी हुई हैं, और कहानी से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं। आपको भी मालूम है कि चैप्टर के अंदर से जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन में आते हैं और बाकी कुछ नहीं होता है। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। बेटा साउथ अफ्रीका में ना तरह तरह के लोग हैं, मतलब वहाँ वाइट रेस के लोग भी हैं, ब्लैक रेस के भी लोग हैं, अफ्रीकन हैं, यूरोप से आके भी बहुत से बसे हुए लोग हैं। देर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू द साउथ अफ्रीका। ब्लैक तो साउथ अफ्रीका ही बिलोंग करते हैं, मतलब वो शुरू से ही वहीं के लोग हैं। वाइट हु केम देयर टू सेटल, और मतलब वाइट मतलब जो अंग्रेज लोग हैं वो यहाँ से आए थे बेटा, यूरोप से यहाँ पे आए थे साउथ अफ्रीका में। इंडिया में भी आए थे, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ एक न्यूजीलैंड कंट्री है। हर जगह यहीं से लोग गए थे बेटा। जो आज आप गोरे लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं वो यही लोग थे। और आगे, वाइट हु केम देयर सेटल्स एंड इंडियंस हु केम एज लेबर एंड ट्रेडर्स। और अंग्रेज़ों ने पता है क्या किया था? अंग्रेज़ों ने इंडिया से मज़दूरों को यहाँ पे शिफ्ट किया था, यहाँ पे श्रीलंका में और इधर थाईलैंड वगैरह में, और यहाँ से ये वेस्ट इंडीज़ वाले जो कंट्री हैं वहाँ पे, एक यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास यहाँ पे एक फिजी कंट्री है, वहाँ पे रीज़न क्या था? वहाँ पे टी की खेती होती थी बेटा, कॉफ़ी खेती होती थी, और शुगर केन की खेती होती थी। तो इन सब चीज़ों में खेती करने के लिए ना आपको बहुत सारी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे लोगों को इंडिया से ले गए थे, और ये हर जगह जो है ब्रिटिश का ही रूल चलता था उस टाइम पे, जबकि हमारा इंडिया आज़ाद नहीं था। तो साउथ अफ्रीका में बेटा इस तरह से कई सारे कम्युनिटीज़ के लोग हो गए। अब ये जो कर्सिव में यहाँ पे आपको ये कहानी दी है ना, ये वाली, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा बेटा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। बस समझाने की कोशिश उस कहानी से ये की गई है कि वहाँ पे क्या हो रहा था साउथ अफ्रीका में। तो ज़रा हम उसको पढ़ते हैं ज़रा अच्छे से। The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. ये यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको एक दो मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपको मिलेगा कि नेल्सन मंडेला कौन है। तो बेटा नेल्सन मंडेला एक नेशनल लीडर हैं जिन्होंने फ़ाइट लड़ी अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो भेदभाव करता था,
क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज़ थे वो काले गोरे का बहुत भेद करते थे, और बहुत सालों तक नेल्सन मंडेला उनसे लड़ते रहे। अभी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या है बेटा? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वो पार्टी है जो उसको नेल्सन मंडेला ने मतलब लेड किया, ठीक, और स्ट्रगल किया उस भेदभाव वाले सिस्टम के खिलाफ, और ये उसके सबसे बड़े लीडर थे। आपको पता है नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहते हैं, और नेल्सन मंडेला को 27 ईयर्स जेल में रखा था। 27 ईयर्स के जेल निकलने के बाद भी वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और इस सेवरल ईयर्स की लड़ाई के बाद फाइनली दे सक्सीडेड, एंड इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस कंसिडर्ड इक्वल। अब बात क्या हुई कि 1994 में वो सफलता मिली। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका सर बहुत पुराना नहीं है, अभी डेमोक्रेटिक बना हुआ, क्योंकि हम तो 1947 में ही बन गए थे 51 में, और साउथ अफ्रीका 1994 में बना। तो साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, और वहाँ पे सारे रेस के लोगों को बराबरी का हक दिया गया, चाहे वो ब्लैक हों, चाहे वाइट हों, चाहे इंडियंस, लेबर्स और ट्रेडर्स रहे हों। आगे देखिए, लेट अस नो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन टू ऑल टू अस। अब हम समझेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब हम सबके लिए क्या होता है। तो बेटा पहला पॉइंट है पार्टिसिपेशन, मतलब हिस्सेदारी लेना। सब लोग हिस्सा लेते हैं ना इसमें। अगर गांधी जी ने मूवमेंट चलाए होंगे, नेल्सन मंडेला ने मूवमेंट चलाए होंगे, तो सभी लोग का पार्टिसिपेशन रहा होगा ना बेटा। आपकी क्लास है, अगर क्लास में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे, जबकि टीचर्स तो आपको बढ़ाना चाहते हैं। आप सब भी पढ़ना चाहें और आप पढ़ाना चाहें तो आपकी पढ़ाई हमेशा अच्छी होगी। ये होता है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। वाई डू हैव अ रेगुलर इलेक्शंस? आप मुझे ये बताइए, इंडिया में 5 साल बाद चुनाव क्यों होते हैं? चाहे वो एमपी के चुनाव हों बेटा, चाहे एमएलए के चुनाव हों, चाहे आपके सरपंच के चुनाव हों गांव में, या आपके नगर निगम में वार्ड के चुनाव हों, ठीक। तो वो बात ये है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना बेटा, वहाँ पे लोग जो होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं डेमोक्रेसी में। अब लोग डिसीज़न कैसे लेते हैं? थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन, पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। हम ही सारे ये लोग होते हैं जो लाइन में लगते हैं, वोट देने जाते हैं और अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। तो हम ही तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और यही लोग जो होते हैं जो हमारे बिहाफ पे वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन लेते हैं। आप देखते हैं ना, अभी किसान बिल पे बहुत विद्रोह चल रहा है। हमने उन लीडर्स को, एमपी एमएलए को चुन के भेजा, बट वो ऐसा रूल बना रहे हैं जिसमें हमको आपत्ति है, तो बेटा हम उसको प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे इस टाइम किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ही बना के उस गवर्नमेंट को भेजा है। 5 साल बाद आप चेंज कर देंगे उस चीज़ को, अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी ना साबित हुई तो। ये वाली बात है। इन डूइंग सो इट इज़ एज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जब हम लोगों ने चुन के भेजते हैं तो ऐसा हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो अपने मन में ये बात रखेंगे कि हमारी आवाज़ और हमारे इंटरेस्ट के लोगों के वो अपने ध्यान में रखेंगे, कि जब वो पार्लियामेंट में बात कर रहे होंगे, असेंबली में बात कर रहे होंगे, तो लोगों की आवाज़ मतलब उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके क्या इंटरेस्ट है, उन्हें क्या चाहिए, उस बेस पे बात करेंगे। अब आज के किसानों का कहना है कि जो ये बिल आया वो हमने कभी मांगा ही नहीं, सरकार ने हमें क्यों दिया। इस तरह से बात होती है बेटा। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड टू फिक्स्ड पीरियड। आप सबको पता है बेटा, हमारे यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट हर 5 साल के लिए ही बनती है। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। एक बार चुनने के बाद गवर्नमेंट सिर्फ 5 साल ही वहाँ पावर में रह सकती है, उसके बाद दोबारा से आना है। और दोबारा से आना है तो आपको अच्छे काम करने होंगे, लोग उसको चुनेंगे तब भेजेंगे, तभी आप दोबारा पावर में आएंगे। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू री इलेक्टेड बाय द पीपल। और अगर उन्हें दोबारा से पावर में आना है बेटा, तो उन्हें दोबारा से री इलेक्टेड होके ही आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 5 साल अच्छे काम करने पड़ेंगे। दिस इज़ अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी। अब जब किसी को आपको दोबारा चुन के 5 साल बाद भेजना है या नहीं भेजना है, यानी कि भेजना है नहीं भेजना है, आपके पास वो पावर है, एक ये पावर है आपके पास डेमोक्रेसी में। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। अब इस तरीके से क्या होता है, जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद, तो उनके पास पावर तभी लिमिटेड हो जाती है। क्यों?
उनके पास पावर दोबारा तब आएगी जब वो 5 साल बाद दोबारा लोग उन्हें चुन के भेजें, तब उनके पास दोबारा पावर आएगी। ये हमारे बेटा डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा पॉइंट है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बैन पोस्टर्स, गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम, मतलब सरकार को जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको कंपनसेशन देना चाहिए। ये लाइन है बर्तनों की रखी हुई नल के लिए, लोग खड़े हैं सिर्फ गेटिंग वाटर के लिए, क्या हालत है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर इनका सॉल्यूशन नहीं होता है और आपके यहाँ भी अगर कोई नहीं करता है तो आपको हक है कि आप ऐसे लोगों को वोट कभी ना करें। सेकेंड पॉइंट है अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग, है तो पार्टिसिपेटिंग का ही पॉइंट, अदर वे कैसे देखिए ज़रा। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन अ 5 year, बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्शंस तो होना एक आम बात है ही है, बट अदर तरीके क्या हैं गवर्नमेंट में ऑपरेट करने के प्रोसेस के। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इज व्हेन रिक्वायर्ड। लोग क्या करते हैं पता है आपको, लोग ही वो होते हैं कि वो इंटरेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट के वर्क में। हाँ गवर्नमेंट ठीक कर रही है, ठीक है, मैंने कि ठीक है अच्छा कर रही है, इनको दोबारा जिता देंगे। अगर अच्छा नहीं कर रही तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है बेटा कमी दिखाना, गवर्नमेंट को बताना कि आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया। जब भी ज़रूरत हो गवर्नमेंट को बताना, ताकि गवर्नमेंट को ध्यान रहे कि हमारे इंटरेस्ट और हमारी आवाज़ उठाने के लिए आपको हमने वहाँ भेजा है। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने डिसअप्रूवल को आगे बढ़ाया, एक्सप्रेस किया, क्योंकि ना गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे और टैक्स, यानी कि बिल बढ़ा दिए, बिजली महंगी कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट को अपोज किया लोगों ने बहुत शार्पली, यानी कि अच्छे तरीके से एक साथ। दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज द सिग्नेचर कैंपेन। उन्होंने रैलियां निकाली कि बिजली महंगी नहीं होगी, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया सिग्नेचर कैंपेन, मतलब सभी लोग साइन करेंगे और उस पर हामी भरेंगे किन लोगों को बिजली महंगी होने से दिक्कत है। तो हजारों लोग करते हैं। आज भी तो बेटा यही हो रहा है, रैली हो रही है दिल्ली में, पूरे आसपास किसानों ने घेरा लगाया हुआ है, वो भी तो विरोध चाह रहे हैं, क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, इससे हमारी ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ओके, द गवर्नमेंट ट्राई टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो अपनी बात को समझा सके, एक्सप्लेन कर सके, बचाव कर सके कि जिन्होंने डिसीजन लिए। जैसे इस टाइम सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट कर रही है किसानों के लिए, वहाँ डेली डेली मंत्री भेजी जा रहे हैं, तभी तो 8 दिसंबर को भारत बंद था। बट फाइनली लिसन टू द पीपल्स ओपिनियन एंड विदड्रॉ द इंक्रीज। लेकिन होता है क्या है कि फाइनली आपको सुनना पड़ता है लोगों की ओपिनियन को, लोगों की राय क्या है, और आपको वो जो विदड्रॉ है, विदड्रॉ मतलब अपने जो आपने इंक्रीज़ किया इलेक्ट्रिसिटी में या आज किसानों के लिए जो हो रहा है, आपको उसको वापस लेना पड़ता है, विदड्रॉ। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज अ डिसीजन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट को अपने फैसले चेंज करने होते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लोगों के लिए, लोगों की जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह है, क्योंकि हमने ही उन्हें चुन के भेजा है, उन्हें हमें जवाब देना ही होगा। ओके, there are many ways in which people express their views and make government understand what action they should take. और भी बहुत से तरीके हैं कि लोग अपने बातों को सामने रखें, अपने व्यूज़ को सामने रखें और गवर्नमेंट को समझाएं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे धरना देते हैं लोग, रैली करते हैं, हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन करते हैं, ईटीसी। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड जस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। और जो चीज़ गलत हो रही है और जो बिल्कुल भी अन्याय हो रहा है, लोग उसको भी सामने रखते हैं। आप देखते होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन, ये सब भी एक रोल निभाते हैं कि गवर्नमेंट के इशू और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। लेकिन बेटा आज का मीडिया ये हो गया है कि मीडिया ना बिक गया है, वो जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसकी तारीफ करने में ही लगा रहता है, जबकि मीडिया वाले भी लोग ही हैं, वो तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट को 5 साल बाद बदल जाना है। अगर वो तारीफ़ करने लगेंगे तो लोगों को डर लगने लगेगा, क्योंकि मीडिया हमेशा क्रिटिसाइज़ करती है, साइड नहीं लेती गवर्नमेंट की।
तो ये इस तरह से आप देखते हैं धरने होते हैं, आप देख रहे होते हैं ये सारे लोग हैं। इसमें हर तरह के लोग होते हैं जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं, हर सेक्शन के लोग होते हैं, चाहे उन्हें कैसी भी दिक्कत हो। तो वुमेन्स भी कई बार करती हैं, दलित आदिवासी लोग भी करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ये तरीके हैं पार्टिसिपेशन के। इफ़ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट एंड इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, अगर लोग देश के अलर्ट हैं, उन्हें पता है कैसे कंट्री रन करना है, द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। तो हम ये कहते हैं ना, हमारी कंट्री जो है, हमारी गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक है, वो और भी मजबूत बनेगी। लेकिन अगर लोग ही अलर्ट नहीं है, लोग कह देंगे नहीं मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, नहीं बीजेपी जो कर रही है अच्छा कर रही है, यानी कि आप अलर्ट नहीं है, आपको सिर्फ टीवी न्यूज़पेपर में आप तारीफ़ें देख देख के आप फैसला कर लेते हैं कि हाँ मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, तो हमारी डेमोक्रेसी बेटा वीक होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तारीफ़ नहीं की जाती है। गवर्नमेंट को एहसान से थोड़ी लाया गया, गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए लाया, कंट्री की सर्व देश की सेवा के लिए लाया गया। वैसे ही तो लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, आपको भी अलर्ट रहना चाहिए कि आपकी कंट्री के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। आज किसान बेटा वहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, बहुत से लोग उन्हें गलत कह रहे हैं, आपको लगता है किसान गलत करता है? किसान अन्नदाता है, तो हम सबको सुनना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत। मंत्री और एमएलए वगैरह तो सब एसी में कमरों में बैठते हैं बेटा, उन्हें क्या मालूम खेती कैसे होती है, वो वहाँ एसी कमरों में बैठे बैठे रूल बना देते हैं बिना उनसे पूछे। गलत है ना, आपको अलर्ट रहना चाहिए। आगे है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा ये, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ये तो बहुत ही अच्छा है। डेमोक्रेसी में हमेशा क्या होता है कि आप ना अपने आपस के मतभेद सुलझाते हैं, रिजॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, conflict occur when people of different culture, religion, region or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against। पता है मतभेद कब होते हैं, लड़ाइयाँ कब होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं? जब लोग होते हैं डिफरेंट कल्चर वाले, धर्म के मामले में अलग अलग हों, जैसे अपने इंडिया में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता है बेटा, अलग अलग रीजन्स के लोग हों, किसी पर्टिकुलर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, जिनके फादर आर्मी में हैं, तो आप उनसे पूछिएगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं बेटा, मेघालय, नागालैंड, असम वगैरह, वहाँ क्या दिक्कतें हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर में देखिए वहाँ क्या दिक्कतें हैं। या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हों, अमीर, मज़दूर, पैसे वाले लोग, तो वो एक दूसरे के साथ कई बार नहीं रहना चाहते हैं, और कई बार उन्हें लगता है कि उनके साथ ना भेदभाव किया जा रहा है उनके खिलाफ, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होती, लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। अब लोग क्या करते हैं, हिंसा वाला रास्ता उतार लेते हैं, मतलब जो कि इसमें मारपीट होती है, खून खराबा होता है, लाठियाँ चलती हैं, बंदूक चलती हैं, वो उस तरह का रास्ता अपना लेते हैं। दिस लीड्स टू अ फियर एंड टेंशन अमंग द अदर लिविंग इन एन एरिया। इस वजह से लेकिन डर पैदा होता है और टेंशन पैदा होती है जो अदर लोग रह रहे होते हैं उस एरिया में। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग द रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए गवर्नमेंट बेटा रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है कि वो इस तरह के मुद्दों पे हेल्प करे और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे, समस्या को सुलझाए। आप देखते हैं ना कई बार जो नक्सलवादी लोग होते हैं या माओइस्ट होते हैं, छत्तीसगढ़ में कितने सारे जवान मारे जाते हैं, जिनके फादर भी पुलिस में आर्मी में हैं। तो आप अपने फादर से ऐसी बातें ज़रूर पूछें कि पापा के गवर्नमेंट फिर ऐसे क्या करती है। बहुत सारे जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी हैं, वो बंदूक मतलब सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है पापा? वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट को दूर करती है? क्योंकि बातचीत के जरिए उनको क्या प्रॉब्लम है वो, और गवर्नमेंट सामने बैठती है, वो गवर्नमेंट अपनी बातें रखती है, वो अपनी बातें रखते हैं, और बहुत सारी बातों पे आके बीच में एक ऐसा मुद्दा रखा जाता है कि जिस पर दोनों लोग राज़ी हो जाते हैं। जैसे क्लास में बच्चों को सीट को लेकर लड़ाई हो जाती है कई बार, इस सीट पे मैं बैठूंगा, नहीं मैं बैठूंगा, मैं पहले आया था, नहीं ये बाद में आई थी, मैं हमेशा बैठता हूँ। तो टीचर बेटा फिर बीच में आके क्या करता है, टीचर उस कॉन्फ्लिक्ट को आपके क्लास में सुलझाता है। ठीक वैसे ही अब हम देखेंगे एक कि सोसाइटी में गवर्नमेंट का रोल क्या है और वो रिजॉल्व कैसे करती है।
ये बॉक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द बेसिक रूल्स और लॉ दैट हैव टू फॉलोड बाय एवरीवन। हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारी लॉ बुक है उसमें बेसिक रूल और लॉ लिखे गए हैं जिसमें हर किसी को ये वो लॉ फॉलो करने। These law आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। और ये लॉ गवर्नमेंट के लिए भी हैं, पीपल के लिए भी हैं। चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे आपस में मतभेद हो, हैव टू बी रिजॉल्व्ड, उनको समाप्त करना है, उनको सुलझाना है अकॉर्डिंग टू दीज लॉ, इन्हीं नियम कानून के तहत सुलझाना है। ठीक, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हेडिंग का नाम था नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की इसमें स्टोरी दी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। रिवर्स टू एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। एक एग्जाम्पल के जरिए हम वो चीज़ समझाएंगे, ये ऊपर का आपको हम नहीं समझाएंगे क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो हम आपको बता ही देते हैं कि कौन कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो कई बार इस दो स्टेट में एक नदी बह रही है तो उनके बीच, क्योंकि पानी का सोर्स है वो, उससे बिजली बननी है, नहरें निकालनी है, पीने के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए, वाटर के बिना ज़िंदगी नहीं है, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ए रिवर में बिगन इन वन स्टेट, किसी एक स्टेट से शुरू हो सकती है, फ्लो थ्रो अनदर एंड एंड इन द थर्ड। भाई एक स्टेट से शुरू हुई, दूसरे में बहती हुई और ये तीसरा स्टेट है यहाँ ख़त्म हो गई। अब तीनों में ही कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। मान लीजिए पहला स्टेट इस पानी को रोक के डैम को अपने यहाँ यूज़ ज़्यादा कर ले तो इसको कम मिलेगा, अब ये भी रोक ले तो इसको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आपस में लड़ाइयाँ होंगी। ये हमारे साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है बेटा। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इन बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब बात ये डिफरेंट स्टेट से होकर वो रिवर गुजर रही है बेटा, तो वो एक लड़ाई का मुद्दा बन जाता है। कैसे? यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब ये कर्नाटका और तमिलनाडु में बेटा ये नदी बहती है कावेरी। द रिवर स्टोर्ड इन कृष्णा राज सागर डैम इन कर्नाटका। बात वही है, कर्नाटका से होते बहते हुए तमिलनाडु में जाती है, तो कर्नाटका में एक जगह डैम बना दिया है, वहाँ पे डैम का नाम है कृष्णा राज सागर। वो यूज़ करते हैं इसको इरिगेटिंग, मतलब फसलों की सिंचाई के लिए, किसानों के लिए, इन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु। और जहाँ पे आसपास शहरों में जो उस नीड है पानी पीने से लेके नहाना धोना हर एक चीज़ उसके लिए स्टोर होता है यहाँ पे। द वाटर स्टोर्ड इन मेट्टूर डैम इन तमिलनाडु यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट। अब बात यह है कि कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में जहाँ वो डैम बना हुआ है उस डैम से वो लोग अपने इरिगेशन के लिए सिर्फ मोस्ट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ। अब कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है वो सुनिए, इन्होंने भी एक डैम बनाया, इन्होंने भी बनाया। कॉन्फ्लिक्ट अराइज तब हुआ क्योंकि बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर, एक ही रिवर पर डैम है। अब जब ये बना लेंगे तो इनके पास पानी ज़्यादा स्टोर होगा ना, तो इनके पास कम आएगा। The downstream dam in down Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka. अब जब इस जगह से पानी छोड़ा जाएगा बेटा नीचे आते हुए, तभी तो वहाँ पे उस डैम तक जाके पानी हो पाएगा। तो बात वही आ गई कि ऊपर एक डैम बनाया आपने यहाँ पे और नीचे एक दूसरा स्टेट है। अब यहाँ तक आने के लिए यहाँ के डैम में पानी तो बेटा तभी भरेगा ना जब यहाँ से पानी कोई रिलीज़ करेगा। ये तो रिलीज़ ही नहीं करते, डैम बना के अलग 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 एरिया में उसको वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके अपने लिए फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उसके लिए मुसीबत आ जाएगी, तो इसलिए इन दोनों में वो लड़ाई हो गई। देयरफॉर बोथ स्टेट कांट गेट एज मच वाटर एज द नीड फॉर पीपल इन देयर स्टेट। तो दोनों ही स्टेट के लोग चाहते हैं कि हमें हमारे लोगों के लिए इतना पानी मिले, लेकिन अब वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, इस वजह से लड़ाइयाँ हो गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्क आउट फॉर बोथ स्टेट। तब क्या होता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, उसे इस मुद्दे के बीच में आना पड़ता है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबरी के हक से ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पानी का और वो काम कर सके दोनों स्टेट्स के लोगों के लिए, ऐसा फिर मुद्दा होता है। आपको मालूम नहीं है तमिलनाडु और कर्नाटका में इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अभी 1.5 साल पहले कि आपस में एक दूसरे के यहाँ लोग अगर मिलते थे तो उनको मारा गया, पीटा गया, बसें चला दी गई और बसें बहुत देर तक बंद रही थी एक दूसरे के स्टेट में जाने के लिए। ये हालात हो जाते हैं बेटा कॉन्फ्लिक्ट के। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है। आई थिंक ये कावेरी को ही दिखाया है। Quite flow the Kaveri despite being a center of heated conflict between two states for the last 30 years.
लास्ट 30 ईयर्स से ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत गर्म मुद्दा है तमिलनाडु कावेरी के बीच, क्योंकि पानी की लड़ाई हो जाती है। एक इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है बेटा, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये तो डेमोक्रेसी खासियत ही है। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। अगर की आइडियाज़ की बात करें ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें हमेशा बराबरी का हक दे सबको, और सबको न्याय दे, किसी के साथ गलत ना करे। ये सबसे बड़ा आइडिया है। और इक्वलिटी को, जस्टिस को हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, एक ही बात है। अगर बराबरी होगी तभी तो जस्टिस मिलेगा। अगर बराबरी नहीं होगी, मान लीजिए मैं क्लास में एक बच्चे को ज़्यादा हक दे दूँ, एक को कम दूँ, तो इसका मतलब मैंने बराबरी कहाँ की, मैंने इसको ज़्यादा दिया और इसके साथ कम किया, तो इसके साथ मैंने न्याय कर दिया, इसके साथ अन्याय कर दिया। दोनों ही चीज़ों को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ छूआछूत की प्रथाएं थीं, तो उसको बैन कर दिया एक कानून बना के। दिस ग्रुप ऑफ पीपल डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। ऐसे दलित लोगों को, अछूत लोगों को ना तो हम एजुकेशन संस्थाओं में आने देते थे, स्कूल में, ना हम बसों में चढ़ने देते थे, ना उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती थी, यहाँ तक कि उनको प्रार्थना करने का अधिकार नहीं था। आपको मालूम है गांधी जी ने आंदोलन चलाया था मंदिरों में प्रवेश के लिए दलितों के लिए। उस टाइम जो हाई कास्ट हिंदू होते थे वो उनको मंदिर में नहीं आने देते थे। क्यों? ये कह के कि ये वाला काम करते हैं, वो ये वाला काम करते हैं, यानी कि हमारे साथ भेदभाव था, इक्वलिटी नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपने सुना होगा, वो खुद इन चीज़ों से बहुत गुजरे हैं। whom you have read about earlier in this book, many others like him realized that such practice must not continue and justice can only be achieved when people are treated equally. उनका मानना था, उनको ये एहसास था कि ऐसी जो प्रैक्टिस है, ऐसे नियम कानून कायदे जो हमारी सोसाइटी में, इनको नहीं होना चाहिए। एंड जस्टिस, न्याय तभी मिल सकता है जब हम लोगों को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दें। मैं क्लास में सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करूं, क्या कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो कि हमेशा जाति भेदभाव और उन चीज़ों को मानते हैं और इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं बेटा चीज़ों को। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को सही मानते हैं और क्यों मानते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। The government also recognize this and makes special provision for groups within society that are unequal. अब सोसाइटी में जो लोग इस तरह से बेचारे पीछे रहे हैं, तो उन ग्रुप्स के लिए कुछ अलग से प्रोविज़न का सरकार बनाती है, उनको मान्यता देती है, कहती है कि नहीं वो भी इंसान है, हमें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। तो इसके लिए इन अवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ ना जो लड़का बच्चा होता है उसका ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़की की बच्चे से ज़्यादा वैल्यू हमारे यहाँ हमेशा माना जाता है, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। ऐसी सोच भी धीरे धीरे अब कम हुई है इंडिया में। तो बराबरी का हक तो तब भी नहीं था, क्योंकि अब लड़के को ज़्यादा मान रहे, लड़की को नहीं मान रहे। आप देखते हैं कई बार लोग जिनके यहाँ लड़कियाँ, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, वो फिर भी कोशिश करते हैं कि उनके बेटा हो, तो इस तरह से वो अपने परिवार की एक पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं और अपने ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ा लेते हैं। फिर जिनके लिए ऊपर की जो लाइफ है, आगे की लाइफ है, वो बर्डन लगने लगती है। वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, दुख में डूबे रहते हैं, हमें तो लड़कियों की शादी करनी है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, और वो लड़कियों को भी अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज़ अनजस्ट। और आपको भी जैसे मैंने समझाया कि हम लड़की के बजाय लड़के को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो आप इक्वली कहाँ मान रहे हैं दोनों को, और ये अन्याय है। In this context, the government step in promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. अब इस चीज़ में गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविज़न बनाती है कि लड़कियों को पढ़ने भेजिए, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप है, लड़कियों के साथ गलत होने पे सज़ा है, या लड़कियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी ने योजना चलाई वो इसीलिए है। तो ये चीज़ इसलिए की जाती है ताकि लड़कियों को इन सब से ऊपर उठने का मौका मिले और उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उस चीज़ को वो उससे दूर कर सकें। Thus it is possible that fees for girls may be waived or lowered in the government school or college. इसी वजह से होता है, आप देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में गर्ल्स के लिए या तो फीस माफ़ कर दी जाती है या कम कर दी जाती है,
और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा ही होता है। तो गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइवेट कॉलेज तो अपने बेस पे कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि अगर कोई गरीबी वाली बात है तो उससे आप किसी को पढ़ने ना दें, और आप लड़के लड़की बीच भेदभाव भी करें। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप कैसे सोचते हैं कि लोवरिंग द स्कूल फी वुड हेल्प गर्ल्स अटेंड स्कूल, कि फ़ीस कम देने से लड़कियां स्कूल अटेंड करने लगेंगी, कैसे? आप इस पर ज़रूर अपनी राय रखें। इस क्वेश्चन को ना आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख के मुझे भेजेंगे, ठीक? अब इसमें कुछ क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है। पहले तो ये है, मैं एक काम करूँगा, जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनमें सारे के सारे तो आपको नहीं करने हैं, बट इसमें जो भी 1 2 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी PDF क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक? और इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर कर लेना बेटा, वो हम आपको भेज देंगे। आपको मालूम है कि हम हमेशा चैप्टर के बीच से जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको भेज देते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला कौन थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या है, ये छोटी छोटी बातें जो अंदर से चैप्टर के होंगी वो आपको हम देंगे, भेजेंगे। और चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत ईजी था। और नेक्स्ट जब क्लास होगी तो आपको नेक्स्ट चैप्टर हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। और आप ध्यान रखें बेटा कि आप अपना जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है या प्रोजेक्ट वर्क दिया है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है? थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।